क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है? जी हाँ, जितना एफर्ट और मोबिलाइजेशन एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे होता है या उससे भी ज़्यादा है, तो ये एक वर्ल्ड वॉर ही है। ये वायरस हमारी बॉडी में करता क्या है? क्यों लोग हर सांस के लिए हाँफ रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस वायरस में आपका अपना शरीर आपको मार देता है? तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, नूर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैल है। मैं एक सर्टिफाइड एक्सरसाइज ट्रेनर हूँ और ह्यूमन मूवमेंट का विशेषज्ञ हूँ। हम एक मिशन पे हैं ताकि आपको ऑथेंटिक हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके और आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सके। हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल का एक ग्रुप है जिसमें डॉक्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी और काइनेसोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, आयुर्वेदिक और वैदिक विज्ञान के लोग भी इसमें अंदर हैं। ये प्रोफेशनल्स बहुत अलग अलग देशों से हैं, जैसे भारत से हैं, रूस से हैं, अमेरिका से हैं और इटली से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस, मुझे लगता है कि ये नाम आपके माइंड में पूरी तरह से नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव वे में घुस गया होगा। इतनी जानकारी है, या मैं यूँ कहूँ कि जानकारी नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन है। तो हमने सोचा कि कुछ प्रामाणिक जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। इस टाइम दुनिया भर के रिसर्चर्स लगे हुए हैं और हर मोमेंट कोई ना कोई नई और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और जानकारी हमारे पास आ रही है। चलिए पहले इस वायरस का असली नाम जान लेते हैं। इसका असली नाम है SARS-CoV-2। सार्स जो है, ये शब्द जो है, ये आया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से। ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस होती है जो इस वायरस द्वारा की जाती है। अगर आपको याद होगा तो सन 2003 में हांगकांग में इसने काफ़ी डैमेज किया था, कुछ और कंट्रीज़ में भी किया था, बट ये इतना फैला नहीं था, तो इसलिए इसके बारे में लोग इतना जानते नहीं हैं। और जो ये अभी रिसेंटली जो वायरस चल रहा है, ये उसी का दूसरा वर्जन है। तो इसको बोला जा रहा है SARS-CoV-2, और जो इससे बीमारी कॉज हो रही है इसको हम बोल रहे हैं कोविड-19। CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, तो कोविड, और 19 क्योंकि 2019 में इसको फाइंड आउट किया गया था। और अब हम देखें तो ये जो कोरोना शब्द है, ये शब्द लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है क्राउन। और क्योंकि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें स्पाइक्स दिखाई देते हैं, जैसे क्राउन में स्पाइक्स इस तरह से दिखाई देते हैं, तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको वायरस बता देता हूँ कि वायरस होता क्या है। वायरस एक्चुअली एक तरह का सूक्ष्म जीव, या जिसे कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटा होता है। आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आप इसको देखना चाहें तो उसमें दिखाई भी नहीं देता है। और इसको रिप्रोड्यूस होने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। अब होस्ट से क्या मतलब हुआ? होस्ट में मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो मेज़बान, जिसके भरोसे हम चले जाते हैं ना खाना खाने के लिए। तो इसी तरह से इस वायरस को भी एक मेज़बान की ज़रूरत होती है, और फिर ये उस मेज़बान, उस होस्ट पे जाता है और बहुत अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो अब हम इसको नोवल भी कह रहे हैं। अब नोवल से मतलब हुआ न्यू, तो ये एक नया वायरस है और इसके लिए हमारे शरीर में कोई भी इम्यूनिटी नहीं है। और अब इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि जो इस तरह के जीव होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, तो हमारे शरीर में एक तरह का रेजिस्टेंस होता है इनसे लड़ने के लिए। वो जो रेजिस्टेंस या जो एक प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बॉडी की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इससे लड़ सकती है, बट पहले से तैयार नहीं है। तो हाँ, बट वो तैयार हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी शरीर की इंटरनल कंडीशन क्या है। अभी तक आपको ये तो पता चल चुका है कि कैसे फैलता है और कितनी तेज़ी से फैलता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो अभी मिसिंग हैं। अभी तक आपको जो पता है, आपको पता है कि टाइनी ड्रॉपलेट से फैलता है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके माउथ से या नोज से जो सिक्रीशन हो रहा है, उसके थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैल रहा है। तो आपको भी सलाह दी जा रही है कि आपको 6 फीट दूर रहना है, सोशल कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन करनी है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है। और जो सबसे अहम सवाल मिसिंग है वो ये है कि क्या ये एयरबॉर्न है? एयरबॉर्न मतलब क्या ये हवा में फैल सकता है? अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मार्च 29 को WHO ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है। बट अभी एक रिसेंटली स्टडी आई है जिसमें WHO द्वारा ये स्टडी है, इसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये वायरस एयरबॉर्न है, और इन्फेक्टेड पेशेंट के जाने के बाद भी ये वायरस वहाँ पे रहा। जो ये स्टडी की गई है, ये स्टडी नेब्रास्का मेडिकल सेंटर और नेशनल स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने स्टडी किया। उन्होंने पाया कि वो वायरस रूम में था जब वो पेशेंट वहाँ से चला गया था। तो ये क्लियर पॉसिबिलिटी है कि वायरस का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है और हो रहा है। बट ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं जिनमें एयरसोल जनरेट होता है। अब एयरसोल क्या है? एरोसोल जो होता है एक कोलाइडल सस्पेंशन होता है, जिसके अंदर मतलब
बहुत महीन, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रोसीजर्स आएंगे, मेडिकल प्रोसीजर आएंगे, जिसमें एयरसोल का यूज़ होता है या एयरसोल जनरेट होते हैं, और उन एयरसोल्स के ऊपर वो वायरस रह सकता है, ठहर सकता है, और वो कमरे में या रूम में हो जाएगा, अवेलेबल होगा। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, जिसके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है पेशेंट के अंदर, ताकि उसके थ्रू हम उसको कुछ ड्रग्स उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, अंदर डाल सकें। ब्रोंकोस्कोपी एक दूसरा प्रोसेस है, जिसके अंदर हम पेशेंट के अंदर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। उनके एयरवेज के थ्रू एक ट्यूब डाली जाती है। सक्शनिंग है, जिसमें हम खींचते हैं कुछ जो म्यूकस जमा है। तो और नेबुलाइज़र का ट्रीटमेंट है, पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाना। ये जितने भी प्रोसेस है, इनके अंदर एरोसोल का जनरेशन होने का संभावना बनी रहती है कि कोई भी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में इस वायरस के आ रहा है बिना प्रोटेक्शन के, ये उसको लग जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं या असिम्टोमेटिक हैं। मतलब असिम्टोमेटिक से मतलब हुआ जो सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं। करीबन 80 से 90% जो केसेस हैं वो इस तरह के हैं। जो बाकी 10 से 20% केसेस हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्रिटिकल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, जो ये 10 से 20% है, प्रॉब्लम एरिया ये है। और ये भी कंट्री टू कंट्री वाइज डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर ICUs की ज़रूरत पड़ रही है, रेस्पिरेटरी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रेस्पिरेटरी, अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं जैसे COPD, स्लीप एमनिया, और आपको पुअरली कंट्रोल एस्थमा है, तो यू गाइज आर एट रिस्क। आपके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, अगर आपका हाई BP है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह अगर आपको हाई BP है तो इसमें आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ये सिर्फ बात ये नहीं है कि आपका 80 साल का, 60 साल से 80 साल का एज है तो ही आपको रिस्क है, इससे नीचे हैं आप सेफ़ हैं, ऐसा नहीं है। आपकी ओवरऑल लंग्स और उनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। कोई चेन स्मोकर है, उसके लंग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो चाहे वो 30 साल की उम्र में भी है, उसका भी ऊपर रिस्क है। एज 100% क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे एल्डरली पीपल रिकवर कर रहे हैं, और कुछ लोग मैंने देखा है कि वो डीप ब्रीथ लेके अपने, कुछ बड़े गुरु भी ये सजेस्ट कर रहे हैं, वो 1 मिनट का सांस होल्ड कर रहे हैं और वो फील सेफ कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे लंग्स आर गुड। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। चलिए थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको शोकेस करूँगा कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। वायरस को हमारे अंदर जाना है, नोज़ और माउथ के थ्रू जा रहा है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग हो रही है कि वो हमारे आइज़ के थ्रू भी जाता है, और लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ये बहुत इजीली आइज़ के थ्रू जा सकता है, तो आपको आइज़ भी कवर रखनी है। आपके पास लैब ग्लासेस हैं तो बहुत बढ़िया, वो पूरी तरह से आइज़ को कवर कर लेते हैं, और नहीं है तो जो भी ग्लासेस हैं आपके पास वो पहन के जाइए, एटलीस्ट सम प्रोटेक्शन होगा। इस वायरस को किसी तरीके से हमारे एयरवे में घुसना है। मैं आपको समझाऊंगा कि एयरवे क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी प्रणाली जो है हमारी, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। आप ये मॉडल देखेंगे स्केलेटन का, ये हमारा अपर एरिया है, थोरासिक एरिया है। ये पूरी तरह रिब से कवर है, ये हमारा सारा रिब्स है। इसके अंदर मैंने एक लंग्स का डिस्क्रिप्शन, एक मॉडल तैयार किया हुआ है। एग्जैक्टली ये साइज़ नहीं होता है, बट सिर्फ दिस इज़ फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़। ये हमारा जो आगे आप देख रहे हैं, ये ट्रैकिया है, इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। इसके पीछे हमारी खाने की नली होती है, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। ये लंग्स बहुत बड़ा होता है। ये हमारी जो ऊपर की कॉलर बोन है, यहाँ से लेके कॉलर बोन से भी थोड़ा ऊपर आता है, और यहाँ से लेके नीचे हमारी लोअर लिप्स तक जाता है ये। और बाकी फिर आप अपनी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे जो इसका डिवीज़न होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ट्रैकिया ब्रांचेस होकर प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर वो ब्रोंकाइल्स में चेंज हो जाता है, फिर आगे थोड़ा सा एक्सटेंड होकर एल्वियोलर डक्ट बनाता है, और फिर एंड में एल्वियोलाई पे ख़त्म होता है। ये सारे पैसेजेस हैं जहाँ पे एयर फ्लो करता है। सबका अपना अपना रोल होता है, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो रेलेवेंस है उसी पे बात करें। आपको बॉयज़ लॉ याद है? फिजिक्स में स्कूल में शायद किया होगा। चलिए नहीं भी किया तो मैं आपको बताता हूँ कि वो ये कहता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रेशर अप तो वॉल्यूम डाउन। प्रेशर मतलब दबाव, और वॉल्यूम तो आप समझ ही रहे हैं, जो कितना स्पेस लेता है कोई ऑब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं आगे बढ़ाता हूँ।
अब आप ये जो मैंने आपको बताया ये हमारी थोरेसिक कैविटी, इन जो रेस्पिरेशन में जो बहुत बड़ी दो इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं, एक होता है डायफ्राम, एक ये डोम शेप, इस तरह का डोम शेप मसल होता है, ये इस तरीके से अंदर की तरफ होता है। और ये जो हमारे कोस्टल एरिया होता है इसके ऊपर मसल्स होती हैं, ये जो भी आप गैप देख रहे हैं इनके ऊपर, सब के ऊपर मसल्स होती हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। तो अब होता क्या है, जब हमारा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, हमारा ब्रेन इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल नीचे की तरफ आता है, और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इसको थोड़ा सा रोटेट करेगा। अब ये रोटेट करेगा तो ये जो अंदर का एरिया थोरेसिक कैविटी है, कैविटी मतलब स्पेस जो है वो भर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब जो हमारा लंग है, ये जो अंदर लंग है, ये भी इस थोरेसिक कैविटी से चिपका हुआ होता है। तो अगर ये थोरेसिक कैविटी बढ़ रही है तो अंदर का लंग का स्पेस भी बढ़ जाएगा। अब लंग का स्पेस बढ़ा, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डाउन, बाहर की एयर अंदर, और बाहर की अंदर जाके, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि किस तरीके से जो पैसेज है हमारा रेस्पिरेटरी का, उस पैसेज के थ्रू होती हुई एल्वियोलाई तक जाती है, जो एंड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एल्वियोलाई वहाँ तक जाती है। तो अब आपके स्क्रीन पे एल्वियोलाई आ रहा होगा, तो आप उसमें देखेंगे ये बैलून, बहुत छोटे छोटे बैलून के टाइप के स्ट्रक्चर हैं, और इनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज हैं। तो अब ये वो एरिया है जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो खींची जाती है और वो जाती है ब्लड के अंदर, और जो उस ब्लड में CO2 होता है वो वहाँ से खींच के एल्वियोलाई में चला जाता है, और एल्वियोलाई से फिर वो वापस ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद नोज से बाहर। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, जो कि फिनिश हो गया। थोड़ी एनाटॉमी और समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये वायरस कैसे काम करता है। अब लंग्स में दो तरह के सेल होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट वो सेल्स होते हैं जो अभी आपको मैंने एल्वियोलाई का जो एक्सचेंज समझाया, गैस एक्सचेंज, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत बड़े होते हैं और बहुत छोटे पतले होते हैं, थिन होते हैं, और काफ़ी एरिया में फैले होते हैं। और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तरह का प्रोडक्शन करते हैं, सिक्रीशन होता है, सर्फेकेंट जिसे बोलते हैं, और ये जो हमारी लंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है, ये थोड़ा छोटा सेल होता है, बट ये अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है। और ये जो टाइप 1 न्यूमोसाइट हैं, अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो उनको भी रेप्लिकेट कर देता है। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को अटैक करता है। अब मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं वो थोड़े ज़्यादा रिस्क पे है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब ये टाइप 2 न्यूमोसाइट जो होते हैं, इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिनको AC बोला जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और AC आपके ब्लड प्रेशर को इनडायरेक्टली इंक्रीज़ करता है, आपकी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके। तो अब जो अगर आप में से कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफ़र कर रहा होगा, तो आपको पता होगा कि आप लोग AC इनहिबिटर्स करके दवाइयाँ लेते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये आपके इस AC के प्रोटीन को टारगेट करता है, उसको हाईजैक करता है और आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट को किल कर देता है। उसके बाद वायरस ग्रो होना शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। हमारी बॉडी कुछ सेंस करती है, डेंजर सेंस करती है, और कुछ रिस्पॉन्स करती है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये रिस्पॉन्स बहुत तरीके से होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जिसे हम फीवर बोलते हैं, और हमारी बॉडी बहुत तरह के केमिकल रिलीज़ करती है जिससे इन पैथोजेंस को फाइट करने में हेल्प मिलती है। अब ये वायरस बढ़ रहा है, बॉडी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती जा रही है, ये वायरस बढ़ रहा है, बॉडी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती जा रही है, बॉडी में म्यूकस भी प्रोडक्शन हो रहा है। म्यूकस जो आपके बॉडी से निकलता है, नोज़ के थ्रू भी निकलता है, वो भी एक तरह का म्यूकस होता है, और ये म्यूकस एल्वियोलाई में भर रहा है, वो बढ़ता चला जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बढ़ता चला जाता है, और उससे हमारे एल्वियोलाई को, जो मैंने आपको समझाया था, उसको ब्रीथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको भी डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि ऐसा होता कैसे। अब मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं, ये ऑलरेडी इसमें एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है। अब जब हम लंग्स खाली होते हैं तो लंग्स इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट हुए, एक्सपैंड। अब हो क्या रहा है, जब ये वायरस आपके एल्वियोलाई को अटैक कर रहा है तो इसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आप ये समझिए कि इस तरीके से मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, अब इसमें म्यूकस भर गया है, तो वो आपका लंग कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपके लंग्स पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं।
अगर वो वायरस आपको अटैक कर रहा है तो। इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड भरता जा रहा है, ये निमोनिया की तरफ जा रहा है। अब ये नीचे से स्टार्ट होता है क्योंकि ग्रेविटी थिंग है, नीचे की तरफ लंग्स से स्टार्ट होगा। म्यूकस लंग्स के एल्वेलाई को भरता जा रहा है। म्यूकस कौन बना रहा है? हमारी बॉडी बना रही है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी हमारे को ख़त्म कर रही है। एक इन्फ्लेमेटरी म्यूकस एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। हमारी बॉडी ही हमारे को मारती है। हमारी बॉडी लड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे लंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, बट ब्रीदिंग कम होती जा रही है। धीरे धीरे ARDS में बदल जाएगा। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन का। हमारे लंग्स के अंदर ये फ्लूइड भरता जा रहा है। जैसे आप किसी का माउथ बकेट में डालते हैं और वो सफोकेट करता है, कुछ वही वाली स्थिति बन जाती है। अब आपको ब्रीथ करना बड़ा हार्ड हो रहा है तो आप मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी मसल जैसे इस केस में ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसमें मसल्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। मसल हमारी टायर्ड आउट हो जाएंगी। डॉक्टर आएगा, कहेगा कि आपके मदर फादर आपके लव वन दे आर टायरिंग आउट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनकी मसल एग्जॉस्ट हो रही हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या आप हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं? क्या उतने रेस्पिरेटर्स हैं आपके पास? इसीलिए डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर रिक्विजिशन कर रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर्स और रेस्पिरेटर्स चाहिए। क्या रेस्पिरेटर्स हमारी जान बचा पाएंगे? बचा भी सकते हैं, नहीं भी बचा सकते। चांसेस हैं, बॉडी इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं। सेप्सिस हो सकता है, पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, बॉडी के अंदर सेप्सिस जो हो जाता है। ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हाइपोजीमिया और हाइपोक्सिया हो सकता है। मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिर जाए, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिर जाए। ये कहाँ ले जाएगा? हमें हार्ट फेलियर की तरफ ले जाएगा। ये कहाँ ले जाएगा? ये हमें किडनी फेलियर की तरफ ले जाएगा। क्या हमारे पास इनफ डायलिसिस मशीन हैं? तो बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। अल्टीमेटली यही जो इन्फ्लेमेशन आपको मैंने ऊपर बताया था, यही हमारी मौत का कारण बनेगा। एक ब्रिज होता है जो इन्फेक्शन है, जो उसके बाद से जो स्टेज मैंने अभी आपको ऊपर बताई। अगर सिम्टम्स भी हैं तो भी एवरी पॉसिबिलिटी है कि आपको हॉस्पिटल में स्पेस ना मिले। मेडिकल फैसिलिटी फेल हो रही हैं, बट कुछ बेवकूफ़ लोगों को लग रहा है कि ये ओवरब्लोन किया जा रहा है, ये मीडिया हाइप है, ये फियर मॉन्गरिंग है। बिलीव मी, ऐसा नहीं है। पूछिए इटली से, पूछिए US से, पूछिए स्पेन से, पूछिए चाइना से। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप सिचुएशन की गंभीरता को समझ सकें। आप 3 हफ्तों 4 हफ्तों में इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते। गार्गल करने से कोरोना नहीं मरता, गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं मरता, ग्लोए से कोई जादू नहीं होगा बाबा जी। और विटामिन C से इम्यूनिटी आप बढ़ाना चाहते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नहीं होगा। प्राणायाम योग बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए, बट कोरोना से बचाव नहीं है ये। आप किसी भी देवता को मानते हो, किसी भी खुदा को मानते हो, ये वायरस डिफ्रेंशिएट नहीं करता। जहालत मत दिखाओ। आप मत सोचो कि आपका गॉड आपको कुछ नहीं होने देगा। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चुप करके घर तो बैठ सकते हो। आपका अपना शरीर लड़ता है वायरस से। हज़ारों लोग बच रहे हैं अपनी इम्यूनिटी से। वैक्सीन नहीं बनी है इसकी, इसको समझो। आप यंग हैं, आपका शरीर, आपके लंग्स अच्छे हैं, आप लड़ जाएंगे। बट आप कैरियर बन के दूसरों को तो अफेक्ट कर सकते हैं। इस बात को समझो। यह सिर्फ 15 दिन की बात नहीं है, ये आने वाले 2, 3, 4 महीने तक की स्थिति है। आप अपना बेस्ट करेंगे अगर आप ये समझ जाएंगे कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मैंने देखा कि कुछ जगहों पे डॉक्टर्स को मारा जा रहा था। वो लोग जो उनको चेक करने गए थे, उनको पत्थरों से मारा गया, उनको वहाँ से भगाया गया। लोग सड़कों पे, पार्क में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वेकेशन टाइम चल रहा हो। आप अपने आप को शक्तिमान समझ रहे हो क्या? हो सकता है जिस ऑफिस में आप काम करते थे उस ऑफिस में कोई फॉरेन घूम के आया हो, या उनकी कोई फैमिली का घूम के आया हो। आपको कैसे पता वो इन्फेक्टेड है नहीं, जब आपको पता है कि सिम्टम्स दिखाने में 2 से 15 दिन लग सकते हैं? आपको ये भ्रम क्यों है कि ये आपको नहीं हो सकता? ये वायरस गरीब या अमीर देख के नहीं आएगा, ये भी नहीं देखेगा कि आपका पेट खाली है कि भरा हुआ है। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, सोशल डिस्टेंसिंग। दूरियां बनाए रखें। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मैटर 15 दिन का नहीं है, ये मंथ्स का मैटर है, ये लंबा चलने वाला है। एक बात भारत की करोड़ों जनता के लिए है जो आर्थिक रूप से उतने समर्थ नहीं है।
मुझे पता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है, माइग्रेंट लेबर है। हो सकता है आप उसमें से एक हो सकता है आपके पास रिसोर्स बहुत कम हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट भगवान में विश्वास बनाए रखें, अपनी गवर्नमेंट और लोगों में विश्वास बनाए रखें। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में कोशिश कर रही है, NGOs भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास मास्क खरीदने का भी पैसे ना हो, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट लीजिए जिससे आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। 100% प्रोटेक्शन नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये मिनिमाइज़ करेगा, बड़े ड्रॉपलेट्स हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको मिनिमाइज़ करेगा। अगर आपको कहीं खाना मिल रहा है गवर्नमेंट सेंटर से या कोई भी सप्लाई आपको मिल रही है तो हाथ बहुत अच्छे से धोइए। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली सरकार ने भी कई फूड सेंटर्स और स्टे सेंटर्स खोले हुए हैं, अगर आप उन सेंटर्स में रह रहे हैं, उन सेंटर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ भी मिनिमम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, सोते वक्त और खाते वक्त। अपनी कोशिश कीजिए, ओपन में जितने ओपन में आप रहेंगे वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं इन्फेक्शन होने के, बट अपनी कोशिश जारी रखिए। अगर कुछ भी आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, अगर नहीं पता फिर मैं आपको एक छोटे में बता देता हूँ कि इसमें कफ होता है, थोड़ा फीवर बढ़ता है बॉडी के अंदर, टायर्डनेस महसूस होती है, डिफ़िकल्टी आती है ब्रीदिंग में। तो अगर आपको कुछ भी इनमें से सिम्टम्स हैं तो आप मेडिकल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ इतना इस सब के बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समझ जाइए, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। यही बात कहते हुए मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा। स्टे सेफ एंड कीप द फेथ। नमस्कार।